नमस्कार। दैनिक जागरण के जो भी सुधी पाठक हमारे दर्शकगण इस लाइव से जुड़ रहे हैं, उन सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 तारीख को बजट पारित होने वाला है, उसमें क्या कुछ हो सकता है, हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं इस बजट से। हमारे साथ मास्टर ट्रस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज से गुरमीत सिंह चावला जी हैं। चावला जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे लाइव जुड़ने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो थैंक यू। अ बुलाने का धन्यवाद। दैनिक जागरण ग्रुप और वीर जी आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो यही कि 1 तारीख को क्या उम्मीद कर सकता है एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल टैक्स पेयर, उसके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है? उसको देखते हुए आप कैसे ले रहे हैं? कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है बजट? कहा तो ये जा रहा है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट, आज स्वयं पीएम मोदी ने भी अपने अभिभाषण में जो प्रेस के साथ उन्होंने बात करी, उसमें कहा है कि ये बजट तय करेगा भारत के आने वाले दशक को। बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आप कैसे ले रहे हैं इस बजट को? कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी के हिसाब से अगर हम देखें? हाँ, देखिए, बजट इसलिए बहुत अहम हो जाता है बिकॉज़ पिछली बार जो बजट आया और उसके बाद में इमीडिएटली कोविड का इम्पैक्ट आ गया। जी, और उस समय एकदम जो भी पॉलिसीज़ अपनी या नीतियाँ सरकार बना रही थी, उसको कुछ डाइवर्ट करना पड़ा। कुछ जी, सेक्टर से पैसा डाइवर्ट करके एसेंशियल साइड पर लगाना पड़ा। तो उसमें डेफ़िनेटली कुछ जो है वो उनको देर-बेर करना पड़ा। बट उसका फ़ायदा ये हुआ कि उस पीरियड में बहुत सारा स्टिमुलस के नाम में हमने एक बहुत बड़ा एक प्लान, बहुत बढ़िया एक प्लान आत्मनिर्भर के नाम में देखा। इसमें 3-4 फ़ेजेज़ में पहले आरबीआई ने, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और उसके बाद में सारा वो स्ट्रीमलाइन करते हुए एक अनाउंसमेंट किया। और वो अभी अपने शिखर पे है इम्प्लीमेंटेशन पे। उसको हमने कुछ-कुछ अनफ़ोल्ड होते देखा है, बाकी अब वो अनफ़ोल्ड होगा। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि जो लोगों को ज़्यादा इसमें चोट लगी है, जिन लोगों की बेरोज़गारी हो गई है, फार्म सेक्टर, रूरल सेक्टर में जहाँ पे ज़्यादा पीड़ा है, वहाँ पे ये पैसा कैसे पहुँचे और जो कंज़म्पशन बढ़े। देखिए, किसी इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप कंज़म्पशन कैसे ड्राइव करते हो, और कंज़म्पशन लोगों के हाथ में पैसा आने से ड्राइव हो सकती है। जी, तो वो एक ऑब्जेक्टिव आत्मनिर्भर में भी था और अब भी है। अब उसको चलाने के लिए आपको इकोनॉमी के सारे जो चैनल्स होते हैं, इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसके लिए जो-जो भी पॉलिसीज़ और नीतियाँ सरकार ने बनाई हैं, उसको अब इम्प्लीमेंट करने का एक फाइनल मौका। अभी बजट में जो चीज़ रह गई थी, जो हमने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की और जो पिछली बार हमने कुछ डाइवर्शंस की थी, उसकी करेक्शन की ज़रूरत है। प्लस इस पीरियड में जो भी जितनी भी फीडबैक सरकार को मिली डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, एसोसिएशंस के थ्रू, उसको नाप-तोल करके सरकार अब बिल्कुल अच्छे से एक अनाउंसमेंट करने जा रही है, हमें लगता है। और उसमें जब हम कह रहे हैं लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें टैक्स कट्स, ईज़ टू डू बिज़नेस, सुविधाएँ बढ़नी। देखिए, आज की डेट में हमारा जो स्मॉल सेक्टर है, माइक्रो, मीडियम सेक्टर्स हैं, जो ये एमएसएमई जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट करें और उनकी वायबिलिटी बनी रहे। और उसके लिए हमें बैंकिंग में, एनबीएफसीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सभी में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स करने की ज़रूरत है। वो पहले हो रखे। अब उसमें अगर टैक्स ब्रेक्स मिलेंगे, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स ब्रेक्स हों, इनडायरेक्ट हों, चाहे उनको फैसिलिटेट करने के टैक्स ब्रेक्स हों, जी। उस पे ध्यान हमारा है कि वो होंगे। बहुत बड़े नहीं हो सकते, स्पेशली सपोज़ जैसे कॉर्पोरेट टैक्सेस में है पहले, और ऑलरेडी कट आ चुका है, इस बार नहीं आएगा। जी, ऐसी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट से। जी। टैक्सेस को लेके भी कई सारी थ्योरी चल रही है। टैक्स में कई लोग एग्ज़ेम्पशन की माँग कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसको भी लेके कई लोगों का आइडिया है कि हो सकता है कि ये कम हो, या ऐसी उम्मीद तो करी जा रही है। दूसरी तरफ एक एक सेक्शन ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि कोविड के चलते जो प्रेशर आया है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और इस सब को लेके, उसको लेते हुए, मद्देनज़र रखते हुए सरकार भी किसी तरीके का कोविड सेस अप्लाई कर सकती है। कुछ टैक्स हो सकता है कोविड स्पेसिफिक। हाँ, अभी अभी जैसे मार्केट रिवाइव करेगा, हम नेक्स्ट क्वार्टर में जाएँगे, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। शुरुआती तौर पे तो अभी कह सकते हैं कि एक ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बट नॉर्मलसी आते-आते आपको क्या लगता है मार्केट कब तक नॉर्मलसी की तरफ आ पाएगा? और ये जो कोविड है, इसका जो मैनेजमेंट अभी रहेगा वैक्सीनेशन का, ये भी इस बजट के लिए काफ़ी प्रायोरिटी होगा। सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू होती है, फिर
और सेक्टर्स की तरफ जाएगी? देखिए, कोविड ने जो एक डिसरप्शन की है, जी। जिसमें लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, वापस नहीं आ पा रहे हैं या अपने काम धंधे नहीं शुरू कर पा रहे हैं। बहुत सारे सेक्टर जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, इनमें वो काम नहीं आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर्स थे, ये जो सर्विस सेक्टर हमारे हैं, बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट ये क्रिएट करते हैं। अब ये कोविड की जो मैनेजमेंट है, पहले तो मैं भारत सरकार का एक कांग्रेचुलेट करूँगा, सभी इंडियंस को कांग्रेचुलेट करूँगा कि वी हैव बीन, हमें एक वैक्सीन जो 2 हमारे पास आ गई हैं और तीसरे की हम तैयारी कर रहे हैं। जी। अब पहले फेज़ में तो ये है कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इसको गवर्नमेंट को काफ़ी अंडरराइट करना पड़ेगा कॉस्ट को, ताकि ये बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे चले जाए। इसी के साथ थोड़ा-सा हल्का-सा कोविड सेस जैसे आपने कहा वो लग सकता है इस बजट में। मेबी इट इज़ टू वो कुछ जो टैक्स स्लैब के हिसाब से उन लोगों को लगेगा जिनकी इनकम्स हायर लेवल पे हैं, कम लोगों को नहीं लगेगा। और उसके साथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट आ जाएगी इसमें, और डिफरेंट फॉर्म में टैक्स रिलीफ्स मिलने का, जैसे आपका जो मिसलेनियस इंटरेस्ट इनकम है उसमें को 50,000 की लिमिट आ जाए आपके पास, वो टैक्स फ्री हो जाए, या आपकी जो हाउसिंग इंटरेस्ट के ऊपर है उसकी लिमिट बढ़ जाए। तो ये थोड़ा-थोड़ा करते-करते जो है रिलीफ्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इनसे लोगों के हाथ में तो कुछ पैसा बढ़ेगा, और जो कोविड मैनेजमेंट है इसमें डेफिनिटली गवर्नमेंट को अंडर-राइटर करना पड़ेगा अभी, और उसको कहाँ से और मीट करना है, मे बी 1 साल के बाद हम उसको विचार कर सकते हैं। पर अभी उसमें जो है बर्डन कंज्यूमर पे नहीं सरकार डालेगी उसका। जी। एक दूसरा सेक्टर गुरमीत जी, जो मुझे लगता है पब्लिक हेल्थ अचानक से बहुत इम्पोर्टेंस ले चुका है, अब कंटेक्स्ट आ चुका है इस पेंडेमिक की वजह से। बहुत सारा एक ऐसा सेक्शन है जो जिसको इम्पोर्टेंस समझ में आई है पब्लिक हेल्थ की, और गवर्नमेंट को भी वैक्सीनेशन रोल आउट अपनी जगह है, बट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मूलभूत सुविधाएं देना, और अगर एक इंडिविजुअल के हिसाब से देखूं तो मैं अब हर कोई एक हेल्थ कवर चाहेगा, जो कि उसको ऐसे पेंडेमिक के समय पे एक सेफ गार्ड हो उसके लिए। जी। तो ये भी सरकार का इस बजट में फोकस होना चाहिए। हाँ, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन के टाइम पे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे एलोकेशन डेफिनिटली बढ़ेगी, जी। और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो हमें जो इक्विपमेंट इंपोर्ट करने पड़ते हैं, कोई केमिकल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, उसमें हमें ड्यूटीज शायद कम हो जाएंगी, और जो हमारे लोग बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसमें कोई इंसेंटिव मिलेगा उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये टू वे हमारा बैलेंस बन रहे। जी। और उसके साथ में जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कोविड को लेके है और है, इसकी जो डिडक्शंस की लिमिट ईटीडी में मिलती है वो शायद बढ़ जाए। जी। अगर ये पर्टिकुलर कवर्स आप लेते हो, सब्सक्राइब करते हो, जी। तो इसमें जो है वो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। और इस पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने प्रेस भी किया है कि लोगों को इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने और इंश्योरेंस ब्रोकर्स जैसे हमारे जैसे लोग हैं, इन लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को बढ़ावा दिया है, ताकि लोगों को ये, और अच्छा काम ये सरकार ने किया कि आईआरडी के थ्रू ये पहले ही करवा दिया सभी कंपनीज़ को कि जो एक्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उसमें कोविड कवर्ड है। यू जी। कैन नॉट से कि कोविड इसमें नहीं था, बिकॉज़ वो नॉर्मल वायरस की तरह उसको हम ले रहे हैं, और ये कोविड इसमें कवर्ड है। उसके बाद में स्पेशल कोविड कवर्स भी निकले। हर एक अस्पताल में, हर एक टीपीए ने इसको एंटरटेन भी किया और इसको पब्लिसाइज़ भी किया। तो ये जो एक देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप सेंटिमेंट क्या जी। है? अब वैक्सीन आने से सेंटिमेंट थोड़ा कूल हो जाता है। जी। जी। और जैसे हमारी मार्केट्स तो सेंटिमेंट पे चलती हैं, जी। तो वैसे ही ट्रस्ट और सेंटिमेंट पे सारी दुनिया खड़ी रहती है। एंड इफ उनको लगता है अभी ये सरकार ये स्टेप्स ले रही है, और उनको लगता है कि हमें ये एक्सेस हो जाएगा, जैसे टेलीमेडिसिन के बहुत ज़्यादा इमीडिएटली इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ, और घर पे लोग अभी उसको हम डीप लेके जाना चाह रहे हैं। अभी जो हमारा कंप्यूटर की, इंटरनेट की पेनिट्रेशन जो रूरल मार्केट में है, जी। रूरल पॉपुलेशन में 2.5%, उसको 10% गवर्नमेंट बढ़ाने की कोशिश करेगी इस साल, और वो बहुत बड़ा लीप होगा। उसमें कहीं न कहीं हमारा 5G का रोल आने वाला है, और इसलिए 5G में इन्वेस्टमेंट, एज़ मैं बोलूँगा, वो फार्मा में ही हो जाएगी, बिकॉज़ अगर अब टेलीमेडिसिन बढ़ती है आपकी, रिमोट काउंसलिंग बढ़ती है, तो वो भी एक हमारा पब्लिक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, विदाउट हैविंग टू स्पेंड ऑन द हॉस्पिटल्स और डॉक्टर गोइंग देयर, और रिमोट प्लेसेस में डॉक्टर जाने को तैयार नहीं होते।
बिल्कुल, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इस तरीके का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैकेनिज्म बने तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है ये एक कि हेल्थ। लंबा चलेगा, और इसमें ऑलरेडी हमारी, क्योंकि इंडिया एक बहुत फॉर्चुनेट कंट्री है कि जिस समय ये कोविड आया उस समय हमारी आईटी कंपनीज वर्ल्ड लीडर्स हैं। तो जी, और वो हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इतनी जल्दी इसमें से सोल्यूशन निकाल लिए कि जी, आप देखिए आज इतने स्टार्टअप्स मैं तो एक एंजल इन्वेस्टर भी हूँ और मेरा सोशल कॉज में इंटरेस्ट रहता है, कहीं पे मौका मिले तो कुछ इन्वेस्टमेंट करें स्टार्टअप में। जी, तो वो लोग बहुत अच्छे आइडियाज लेके आ रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट कर रहे हैं, और बहुत लोग कहीं से भी आके इंडिया में आके उसको करना चाह रहे हैं टू कंट्रीब्यूट टू द कॉज। जी। कोविड मैनेजमेंट और हेल्थ केयर के अलावा एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, मुझे ऐसा आभास होता है कि इसके रैमिफिकेशन हमें अगले 2-3 महीनों में और ज्यादा दिखेंगे अगर इसको एड्रेस नहीं करा गया सीरियस। वो है जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत लोगों का जॉब लॉस हुआ है। और वैसे भी हमारा कोविड से पहले भी इकोनॉमिक स्लम्प था, डाउन टर्न ही था। आज जो पेपर्स भी आए हैं उससे भी ये पता लगता है कि ट्रेजेक्टरी तो लो जा ही रही थी, कोविड ने उसको और ज्यादा। तो अब जॉब क्रिएशन को लेके आपको क्या लगता है? सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे तो जॉब जनरेशन अपने आप होगा, उससे आपकी वो वाली बात भी कि पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा तो अपने आप एक रोल आउट आता है इकोनॉमी में। जी। बट जॉब क्रिएशन को लेके आपको क्या लगता है सबसे क्या ये प्रायोरिटी होगा या कैसे टैकल करेगी ये सरकार? मैंने पहले कहा एमएसएमई में सबसे ज्यादा पेन है। एक तो जी, ये है कि वहां पे एंटरप्रेन्योर का भी स्टेक है और बैंक्स का भी स्टेक है, जी, और उसमें स्टेक जो है सबसे बड़ा वो स्टेक होल्डर हो जाता है एम्प्लॉय। जी, और छोटे छोटे मिला के जैसे 7-8 करोड़ ये हमारे एमएसएमई यूनिट्स बनते हैं पूरे, इनमें से 60% इफेक्टेड है आज के डेट में भी मोर। और उसमें आप 20-30-40-50 भी एम्प्लॉय लगा के चलीजिए तो उसमें कितनी ज्यादा एक वो। तो इसी को करते हुए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन होगा, जैसे रोड्स पे होगा, इस पे कैपेक्स आएगा, जी, पोर्ट्स पे आएगा, हाईवेज पे आएगा, हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट है उस पे आएगा। तो इसमें क्या है, ये हमारा रूरल एरिया में जो इम्प्लीमेंट करता है, उसके साथ में जो इंसिलरी यूनिट्स वहां पे हैं उनको। अब इंसिलरी यूनिट्स को इस समय कैपिटल की जरूरत है। उसमें कोलेटरल फ्री की लिमिट हम सोच रहे हैं बढ़ेगी इसमें, मे बी इट गोज टू 2 करोड़ एंड अबव। अभी कोलेटरल के बिना पैसा नहीं मिलता। सेकेंड इज जो उनकी रिस्ट्रक्चरिंग है वो जल्दी से हो जाए। जी, हम जो इंसॉल्वेंसी आईबीसी कोड है हमारा, बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसकी तो चलो चेंजेस आने हैं, जरूर आएंगे, पर उसका रिजल्ट आते टाइम लगता है। तो इसका जो बैंक के लेवल पे समाधान है, आप बैंक का लोन रिस्ट्रक्चर कीजिए, मोरेटोरियम दिए, मोरेटोरियम बहुत अच्छा दिया, लोगों को राहत हुई, बट अल्टीमेटली उसमें इंटरेस्ट तो माउंट हो गया। अब उसमें इंटरेस्ट की कोई वेवर आती है, नहीं आती है, या हम कुछ फैसिलिटेट करते हैं एसएमएस की। एक एक प्रपोजल सरकार को गई है, मुझे मालूम नहीं वो कहाँ तक एक्सेप्ट होगी, कि आप उनकी भी, जैसे हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं, ऐसे उनके लिए भी कोई एक क्राइटेरिया बना दीजिए। उतना वो काम करते हैं तो उनको एक सब्सिडी या ग्रांट फॉर 1 or 2 years दे दीजिए, सो दैट दे गेट मोर मनी इन हैंड। या एम्प्लॉयज के लिए हम मिनिमम वेज एक की, उसकी कुछ पार्ट सब्सिडी गवर्नमेंट से चले जाए कुछ पीरियड तक, आत्मनिर्भर में कुछ पार्ट था उसका, जी, उसको अगर बढ़ जाता है वो, तो उसको सहारा हो जाता है कि मेरी फिक्स कॉस्ट थोड़ी गवर्नमेंट ने शेयर कर ली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे को वर्किंग कैपिटल में जरूरत होगी तो मेरा काम चल जाएगा। देखिए ग्रोथ बड़ी फास्ट आई है, जैसे आपने कहा, कभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी ये वी शेप है, यू शेप है, बहुत बात लोग करते हैं इसके इकोनॉमिस्ट। तो आई वुड से कि इंडिया में नियरली वी शेप है। अगर आईएमएफ का हम डेटा देखें कल परसों का, जी, उसमें वो कह रहे हैं कि 11% ग्रोथ हमारी आएगी, 8% चाइना की आएगी, और वो ग्रोथ जो टर्नओवर देखी है लास्ट 6 मंथ में, उसके बेस पे बात हो रही है। जी, तो ये बहुत पॉजिटिव है हमारे लिए, अगर ये होना है तो इसमें ये छोटी छोटी फैसिलिटेशन जो उनको बोलते हैं सिस्टम की लुब्रिकेशन, जी, वो गवर्नमेंट को पूरा एहसास है उसका, पूरी उनकी जो मशीनरी है उसको फीडबैक मिला हुआ है। और हमें उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ सरकार जरूर एम्प्लॉयज को अपनी एम्प्लॉयमेंट बनाए रखने में, और उनके एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ी फाइनेंशियल सुविधा हो जाए, सब्सिडी हो जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो कुछ ना कुछ इसमें आने वाला जी। गुरमीत जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, ये जो आप बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर का जो सबसे पहला स्टेप होगा वो शायद
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ये जो सारी बातें आपने बताई ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ही से रिलेटेड है। बजट तो एक बैरोमीटर है, बजट का दिन इम्पोर्टेंट होता है कि एक एक्सपेंडिचर का हमें प्लान पता लगता है सरकार क्या एस्टिमेट कर रही है। और बाकी रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। साल भर सरकार समय समय पे अपनी नीतिगत फैसले बदलती है और उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, तो मतलब केवल हम बजट तक ही इसको ना रखते हुए अगर हम आगे तक देखते हैं और आपका इतना अनुभव है, तो मैं पर्सनल लेवल पे आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने पिछले 1 या 2 साल में आपने देखा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने हमने कुछ प्रोग्रेस है, या अभी भी और हमें जरूरत है इस एरिया को स्पेसिफिकली, कि अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या कोई ऐसा कॉर्पोरेशन है जो इंडिया में सेटअप करना चाहता है, उसको कितने दिनों में मतलब जो जो स्पीड है सेटअप करने की बिजनेस, और उसको जो एक मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, इसमें अभी तक हिंड्रेंस है या इसमें और बेहतरी की गुंजाइश है? ये देखिए, सबसे पहले चीज़ होती है कि आप एहसास कीजिए किसी की ज़रूरत है, फिर जी उसको एड्रेस कीजिए। तो जी। वेल बिगन इज़ हाल्फ डन कहते हैं। या तो इस तरह से मैं तो ये कांग्रेचुलेट करूँगा सभी स्टेक होल्डर्स को कि इन्होंने इसको धीरे सीरियसली लिया। हाँ, टाइम लगता है, ये नहीं कह सकते अभी बिल्कुल ईज़ हो गया अभी भी। देखिए 2 दो जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जिनको हम इनवाइट करके लेके आ रहे हैं, उनके लिए तो ईज़ का इमीडिएटली इफेक्ट नज़र आता है, बिकॉज़ उनके लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस, हाई स्पीड क्लीयरेंसेस हो जाती है। जी जो छोटा एंटरप्रेन्योर है, जो रिमोट में बैठा है, उसको और रिलोकेट नहीं कर सकता अपने आप को, जी उसके लिए अभी भी वो टाइम लगता है कई कामों में। जी पर उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और क्या कर सकते हैं हम? जैसे हम जीएसटी को और सुलझा दें। जी एक एक सेक्टर है हमारा रियल एस्टेट, जिसमें जी हमारी बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मल, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रहती है। जी जी उसपे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको एज़ एक डिफरेंट दर्जे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के दर्जे में लिया जाएगा रियल एस्टेट को, और जी उसको रियल एस्टेट या स्पेकुलेटिव नहीं माना जाएगा आगे से। जी और उसमें जो ये जितने भी इनपुट क्रेडिट्स का बेनिफिट उनको मिलेगा, जी उनकी इन्वेंटरी को निकालने के लिए टाइम मिलेगा, उनके लोन्स भुगतान करने के लिए उनको टाइम मिलेगा। तो वो एक बहुत बड़ा सेक्टर आता है। तो वहाँ पे हमें लगता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी इमीडिएटली इस साल में आना चाहिए। बिकॉज़ बिकॉज़ वो एक सेक्टर अब ध्यान में आ गया, और इसमें एम्प्लॉयमेंट है भी ज़्यादा और रूरल भी वहाँ पे ज़्यादा है। सो जिन लोगों को चले गए वो वापस तभी आएँगे जहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू होगा। और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे स्टक हैं इस समय, और वो गवर्नमेंट उस पे ध्यान कर रही है। जी। इसी कंटेक्स्ट में आजकल जो देश में स्थिति है, हमने दिल्ली में भी देखा, फार्मर प्रोटेस्ट एक तरफ है और इस तरीके का कई अपोजिशन कई चीज़ों को लेके बैकआउट कर रहा है, अपोज कर रहा है गवर्नमेंट को। आज भी काफ़ी इस तरीके के प्रोटेस्ट हुए। उसके कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लाइन में ना जाते हुए मैं ये समझना चाहूँगा आपसे, आपका अपना इतना अनुभव है कि मार्केट रिफॉर्म्स मुझे जो समझ में आता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और इसमें कोई एक 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 मीटर पे बात नहीं करी जा सकती है। बहुत वेरिएशन है जब स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने लॉजिक्स हैं, अपनी ज़मीनी हकीकत है। तो अब अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात करते हैं या हम मार्केट रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं, क्योंकि बिना मार्केट रिफॉर्म्स के हुए अगर हम एक हैवी कॉर्पोरेटाइजेशन अचीव नहीं कर सकते हैं या उस किस्म का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं देख सकते हैं, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का भी एक बैलेंस होना चाहिए कि सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो सकता है, सर्विस सेक्टर भी इंडिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। रिच वर्सेस पुअर का भी है, ये जो एजिटेशन वगैरह में भी हम देख रहे हैं, इसमें भी परस्पर दो किस्म की राय हैं और उसको लेके बातचीत भी चल रही है, इतना कन्फ्रंटेशन चल रहा है। उसमें आईएमएफ के भी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मेरी समझ में इस तरीके के रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं जो हमारा ढांचागत एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स की बहुत गुंजाइश है। तो सरकार कितना आपको आपको लगता है, क्योंकि ये एक तरफ मार्केट रिफॉर्म और एक तरफ एक जो पोलाइटी है या सोशल इश्यूज हैं, एक एक पर्सनल लेवल पे जो है, इसका बैलेंस करना और उसके साथ मार्केट रिफॉर्म लेके भी चलना, ये सरकार के लिए काफी आपको लगता है जारी रहेगा मार्केट रिफॉर्म? देखिए, ये ठीक है, एब्रेशंस या रोड ब्लॉक्स या चैलेंजेस आते हैं, और ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है। जी कभी हम पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसमें डायलॉग में करते हैं सारे स्टेक होल्डर्स। जी देखिए, पहले भी इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन हुआ जब,
जी, जस्ट लाइसेंसेस चले गए, उस समय भी बहुत ये था कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा, फिर मार्केट प्ले आ गया, जी, ठीक है। अभी ये चेंजेस आ रहे हैं, आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। एग्रो सेक्टर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ही, तो इसमें जी, कोई डिनायल नहीं है। जी, सिर्फ क्या वो सभी स्टेक होल्डर्स की इश्यूज़ को एड्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी, उसमें क्योंकि वी आर अ डाइवर्स कंट्री एंड टोपोग्राफी, हमारी लैंड की वैराइटीज़, हमारे क्रॉप्स का डाइवर्सिटी और भी ज़्यादा है। जी, जैसे देखिए जीएसटी में भी टाइम लगा, बट अल्टीमेटली सभी सरकारों को मिला के एक स्टेट सब्जेक्ट होते हुए भी जी, उसमें एक रजामंदी हुई और जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। जीएसटी इम्प्लीमेंट करने भी लोगों को प्रॉब्लम आई, बट वो पेन तो जब भी नया चीज़ आएगी, कोई इसमें आता है और वो लोगों को हो जाता है। मुझे ये जो संघर्ष है, ये भी एक उसका पार्ट है और इसका समाधान होना ज़रूरी है। और दोनों तरफ से इंडिकेशंस तो हैं ही है समाधान के, इट इज़ ओनली मैटर ऑफ टाइम कि कब कैसे होगा। बाकी अपॉर्चुनिज़्म का तो हम कुछ कहना नहीं चाहिए यहाँ पे, वो जी, हमेशा ही रहता है। बिल्कुल, एंड बट फार्म सेक्टर में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी जैसे इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस का है जी, या इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने का है जी, या मार्जिनल फार्मर्स या स्मॉल फार्मर्स को कुछ एक्स्ट्रा देने का है, जी, एमएसपी पे कुछ बात या कैश सब्सिडी डायरेक्टली टू द फार्मर्स, जी, ये हमें कल सुनने में मिलेगा, जी, आई एम श्योर। क्योंकि ये वैसे भी बर्निंग इश्यूज थे और हैं भी। और जब हम कह रहे हैं कि एक तरफ हमारा एक और नया जो मुझे लगता है सुनने में कल आएगा आपको भी, हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम अर्बनाइजेशन को रोकें, जी, ताकि हम विलेजेस को इतना स्ट्रांग बनाएं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करें, वहां मॉडल्स करें छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द विलेजेस, जी, छोटे तहसील्स में, कि जी, लोगों को बाहर ना आना पड़े और घर बैठे कुछ ना कुछ काम मिले। देखिए आज आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए अगर ई कॉमर्स होता है आपके पास जी, और आप छोटे एंटरप्रेन्योर्स को एक सेल्स का प्लेटफॉर्म भी देते हो, उनको सपोर्ट भी देते हो, तो जी, ये सब पॉसिबल है। मैंने पर्सनली एक दो एग्रोटेक के प्रोजेक्ट्स में स्टडी किया है इस चीज को। ये जी, राजस्थान गंगानगर के हैं जी, और उन्होंने एक छोटा ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम शुरू किया था। उसके बाद रियलाइज किया कि भी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम और भी कर सकते हैं। वहां पे आज वो फार्मर्स के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके लिए इनपुट्स बाय कर रहे हैं। अब वो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म खड़ा कर देंगे और उनका बैकग्राउंड किसानी है, जी, उनका बैकग्राउंड कोई एग्रीकल्चर से बाहर कुछ भी नहीं था पहले। जी, तो जी, ऐसे लोग और आ रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो आपको क्वालिटी ऑफ जो आपका प्रोड्यूस है वही चेक करके दे देंगे। और जी, जो पोस्ट हार्वेस्ट है उसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट आएगी। हमें जी, जो लगता है लॉजिस्टिक्स में, पोस्ट हार्वेस्ट में, कोल्ड चेन वगैरह में, इसमें कोई जो सब्सिडीज या रिलैक्सेशन या कोई बेनिफिट्स अनाउंस होंगे, उससे जो है ये फार्मर्स और इनकरेज होंगे टू स्विच फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्रॉप पैटर्न्स टू द कैश क्रॉप्स। और जी, उसमें हमारी बहुत जो वेस्टेज होती है बचेगी। तो ये छोटे-छोटे चीज़ें करते हुए विलेजेस के अराउंड हम काफ़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को वहाँ रोक सकते हैं और वो घर में रह के ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करते हैं लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि ऐसे पारंपरिक जो ट्रेडिशनल फील्ड है जैसे एग्रीकल्चर उसमें भी ये जब टेक्नोलॉजी का समागम होता है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कोई प्रोसेस बनता है और वो कैसे एनहांस करता है प्रोडक्शन को, ये काबिल तारीफ है और जगह-जगह इसके हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं। बट एक एक किस्म का जो रेवोल्यूशन आना चाहिए, जितना इसका पेनिट्रेशन होना चाहिए, उसमें शायद कुछ समय लगेगा। बट इस पैंडेमिक की वजह से भी आपको क्या लगता है ये जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ऑनलाइन जो चीज़ें पेमेंट के गेटवेज़ हैं या बाय और सेल का पूरा जो सिस्टम है आईटी इनेबल्ड और इतना ये वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर हुआ है, ये आपको लगता है ये पैंडेमिक की एक मतलब और त्रासदी के अलावा जो है इसका एक पॉजिटिव ये निकल के आया है कि इसने हाँ, हमें एडवांटेज दिया है जी, कि डेफिनिटली ये वर्ल्ड ओवर सभी ने रियलाइज़ कर लिया है इसका बेनिफिट क्या है। जी, अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, वो लगता है ऑनलाइन एजुकेशन। जी, जो हमारे विलेजेस में बच्चे पहले नहीं पढ़ पाते थे, जी, अब जी, उनको घर में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जी, हमारे एक पुराने जो फार्म पे केयरटेकर थे, उनकी ग्रैंड डॉटर, जी, वो अपने मोबाइल से अपनी बीबीए की एजुकेशन कर रही है, प्रोजेक्ट्स कर रही है, इंटर्नशिप कर रही है, जी, रिमोट प्लेस पर है। सो ऐसे बहुत बच्चे हैं और ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म्स तैयार हो गए इंडिया में। जी, आज आप घर बैठ के कोई भी एजुकेशन कर सकते हो। जी, डेफिनेटली अभी ऑनलाइन डिग्रीज का अप्रूवल भी मिल जाने वाला है कि यू कैन डू 100% ऑनलाइन डिग्रीज इन इंडिया।
और उससे और लोगों को घर रह के वो सुविधा हो जाएगी। और जब आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आपके पास यू कैन चूज द बेस्ट। आप कहीं भी अगर आप मेरिट पे हो कॉम्पिट करके आप किसी भी, तो आपकी जो वो सबसे बड़ा बैरियर होता था कि मैं शहर में रहूंगा कैसे, हॉस्टल में कैसे रहूंगा, उसको मैं खर्चा कैसे उठाऊंगा। तो ये एजुकेशन में बहुत रेवोल्यूशन आने वाला है नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ओके हम लोग कहते हैं एजुटेक, फार्म टेक, फिनटेक और एक आपका ये जो फार्माटेक, जी ये ये टेक्नोलॉजी के ऊपर सब बेस्ड है और इसमें बहुत बड़ा अब उसे एक रेवोल्यूशन आने वाला है, डिसरप्शन आने वाला है। जी और एक के बाद दूसरे आदमी जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है उसने इससे बेहतर किया है। जी अब इसमें जो काम सरकार की तरफ से होने वाला है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देके उस पर काम, फिर डेटा सिक्योरिटी का काम, जो जो भी इश्यूज उठ रहे हैं हम देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इधर उधर दूसरे सरकारों में और जो इश्यूज आ रहे हैं आजकल न्यूज में, तो इसमें इस बजट में भी कुछ आएगा अनाउंसमेंट कि इस स्पेशली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेटा सिक्योरिटी पे हम कितना बजट एलोकेट करते हैं। जी जहाँ पे हम पहले डिफेंस का बजट करते थे, रेलवेज का बजट करते थे, अभी हमें एक आपको कंपोनेंट नजर आएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का है जो, फिर उसमें आईपी प्रोटेक्शन का, वो पहले नहीं होता था। अभी आईपी प्रोटेक्शन के ऊपर लोन की बात हो रही है कि अगर आईपी है उस पर हम लोन भी दे सकते हैं, कोलेटरल क्यों नहीं मान सकते उसको। तो एक स्टार्टअप इंडिया का मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे, जी जो लॉन्च किया इंडिया गवर्नमेंट ने, उसका बहुत ज्यादा इसमें फर्क पड़ेगा बिकॉज एक आइडिया होना और कहीं से बैठ के आप रिमोटली उसको इनिशिएट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप एम्प्लॉइज कहीं से रख सकते हो वर्क फ्रॉम होम कल्चर में। तो उससे जो है ये एक हम जो पढ़ते थे बचपन में कि वी शुड हैव रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जी वो दिखने में आएगा जी इन ट्रू सेंस। और वही एक स्टेबल इंडिया को बना सकता है। जी ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी रियलाइज हुआ है कि उनकी जॉब प्रोफाइल्स जो है वो घर से आराम से हो सकता है, उनका रेंटल एक्सपेंस बचता है। अब दूसरी बात पे अगर हम आते हैं, एक मूलभूत एक आम आदमी के लिए जो हेल्थ के बाद, जॉब के बाद, जो दूसरी सबसे ज्यादा टैक्स नेट के बाद जो सबसे एक उसका सपना होता है वो घर होता है। और पैंडेमिक के समय पे रियल एस्टेट किस तरीके से इफेक्ट हुआ, इस बजट से हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं? अगर एक आम साधारण टैक्स पेयर मिडिल इनकम ग्रुप का एक घर लेने का सपना रखता है, तो उसको क्या कुछ मदद मिल सकती है सरकार से, या कैसे वो प्लान कर सकता है? आपकी क्या एडवाइस है इस पे, क्या ओपिनियन है? देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि एक तो ये है कि जो हमारे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है जी उसकी जो इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट मिलता है उसको बढ़ाया जा सकता है, वो बढ़ेगा मुझे लगता है उसमें। और दूसरा है कि जो फाइनेंसिंग है वो हम थोड़ी और फैसिलिटेट करें उसको, जी जैसे कि उसको वैल्यूएशन कैसे करना है प्रॉपर्टी को, उसको हमने, क्योंकि अभी लोगों की इनकम कम हो गई तो अब जी इनकम कम है तो उसकी वो उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे अपन भी, कितना ये दे पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसमें थोड़ा सा ये है। तो अगर वो हम स्ट्रीमलाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसको एज मान के रियल एस्टेट को करते हैं तो जो बेनिफिट होगा प्रोजेक्ट बिल्डर को वो पास ऑन होगा, उससे जो हमारी कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट है वो नीचे आने वाला है उससे, तो अफोर्डेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। तो आई थिंक ये चीजें सब जो हैं इसको देखते हुए, और एंड यूजर देखो वो रियलाइज कर रहा है कि मेरे को किराया भी देना है, ईएमआई भी देना है, जी तो ईएमआई बेटर है मेरे लिए, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट रेट नीचे मिले। और अभी इंटरेस्ट रेट्स अट्रैक्टिव हैं जी और पेनिट्रेशन भी जो हाउसिंग फाइनेंस में डील करते हैं लोग उनकी बढ़ गई है। जी और ये ऑनलाइन की वजह से और बढ़ गई, जी जो ऑनलाइन केवाईसी से और बढ़ गई। जी तो बहुत सारे लोन्स, पर्सनल लोन्स, रिपेयर लोन्स, ये सब चीजें जो हैं आपको 1-2-3 लाख तक तो आपको ऑनलाइन सैंक्शन हो जाती है, जी तो ये सुविधा भी हो गई। तो इसमें डेफिनेटली ये बेनिफिट ये जो है होने वाला है और पीपल विल गो फॉर इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं लोग लेंगे, अफोर्डेबल फ्लैट्स, अफोर्डेबल हाउसिंग उसमें है, और उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है दायरा बड़े प्रोजेक्ट्स में। जो हम कहते हैं कोटा होना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर के लिए, उसका हम क्या लिमिट बढ़ा देंगे, परसेंटेज बढ़ा देंगे या उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू बढ़ा देंगे, उससे भी फर्क पड़ जाएगा। जी जी। कुछ टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है होम लोन पे?
आपको लगता है कि गवर्नमेंट इसको थोड़ा-सा प्रमोट करने के लिए हाँ, मैंने कहा ना जैसे भी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उस पे कुछ बढ़ा सकते हैं वो, कि टैक्स बेनिफिट्स उसमें बढ़ सकते हैं। एंड रीफाइनेंसिंग कैन बी मेड ईजियर, तो उसके इंटरेस्ट रेट्स और नीचे आ सकते ओके। हैं। इसके अलावा अभी हम अभी तो बजट जब आएगा उसी के बाद हम कंक्लूसिव तरीके से कुछ बोल पाएंगे, और हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े बजट के बाद। सेक्टर वाइज हम बात कर सकते हैं और क्या हमें गेन हुआ है, असल में क्या मिला है एक कॉमन मैन को, एक टैक्स पेयर को। बट हम जब बेसिकली इस बजट में सबका इंटरेस्ट टैक्स रिलेटेड ही होता है। हमारी जीएसटी की जो रिजीम है या हमारा जो टैक्स का रिजीम है, वो आपको लगता है कुछ फ्लेक्सिबल होना चाहिए? देयर शुड बी सम टैक्स डेमोक्रेसी, ईज अप होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए इस टैक्स रिजीम का। देखिए, स्टेप तो उसमें है गवर्नमेंट ने लिया, पर अगर आप इस पर देखिए कि भाई डायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ी कमी है, बजट फिगर्स पे नहीं पहुंच पाएंगे। जी इनडायरेक्ट टैक्सेस में फिर भी थोड़ी ग्रोथ आ गई और वहां पे हम पहुंच पाएंगे अपने बजटेड फिगर्स पे। जी और इसमें इस साल हम ये समझते हैं शायद एटीसी, एटीडी और इनके अलावा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, स्लैब चेंज नहीं होंगे। और ये जो है बाद में यूनिफॉर्मिफिकेशन होनी चाहिए और स्लैब्स कम हो जाए हमारे। जैसे एक बहुत बहुत बोल्ड स्टेप कॉर्पोरेट के लिए लिया था जब टैक्स हमने पीछे कम किए थे, जी टैक्सेशन, तो अभी इसको नहीं चढ़ा जा सकता इस साल। तो मुझे लगता है उसके इनडायरेक्ट जो हैं, जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, उनको बेनिफिट मिलने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो 7 पे कमीशन की हुई है, अब 4% डीए का अनाउंसमेंट किया है, जी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए, वो भी एक टाइमिंग ऐसा हो गया कि बजट के साथ नहीं आ रहा है वो। क्या जी वो जी भी बेनिफिट रहेगा। जी ओवरऑल उम्मीद है कि ये बजट टैकल कर पाए काफी सीरियस जो सेक्टर है जॉब क्रिएशन को लेके, सोल्यूशन निकल पाए। हम चाहेंगे सर आप हमसे जुड़ पाए बजट के बाद भी, हम थोड़ा सा सेक्टर वाइज कुछ डिस्कस हाँ, कर पाए। जरूर जरूर, जब भी आप चाहेंगे मैं आपके व्यूअर्स के लिए। आपने आपने हमें काफी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत सही रहा, एक ओवरव्यू हमें मिला कि क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी 1 तारीख को क्या होता है। थैंक यू वेरी मच थैंक हमसे यू।